सकते हैं। प्रेसिडेंट तो वहाँ तक कर लिए थे डिस्कस। ठीक है, आप लोगों को वहाँ तक में दिक्कत हो तो बोलिए। कोई परेशानी, कुछ बात जो समझ में नहीं आया हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो अगला टॉपिक क्या होगा? एग्जीक्यूटिव का अभी तक हम लोगों ने देखा कि इमेजिनरी हेड कौन है। प्रेसिडेंट को देखा कि राष्ट्रपति जो है वो प्रशासन का सामान्यतः प्रधान जो है वो राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ किससे बंधी हुई है? मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के सजेशन से। कैबिनेट और प्रधानमंत्री मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और प्राइम मिनिस्टर के सजेशन से बंधा हुआ है। उसी के अनुसार उसको काम करना है, उससे अलग हट के वो काम नहीं कर सकता है। चाहे जो भी काम हो, चाहे कोई अधिनियम का बनना हो या बार्डनिंग पावर हो, कोई भी प्रकार का शक्ति का वो प्रयोग करता है। तो सारी शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसको एडवाइस करेगी, उस एडवाइस को मानना है उसको। पहले क्या था कि पहले उसको एडवाइस के अनुसार काम करना था। बाद में जब 42वां अमेंडमेंट हुआ तब वहाँ पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया, 42वें संविधान संशोधन के बाद स्पष्ट रूप से जोर दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के निर्देश के अनुसार ही काम करेगा, अपने अनुसार काम नहीं करेगा, उसके निर्देश के अनुसार काम करेगा। और फिर 44th अमेंडमेंट में यह व्यवस्था की गई कि अगर वो चाहे, उसकी इच्छा हो, तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कैबिनेट अगर कोई प्रस्ताव उसके पास भेजती है तो उस पर पुनर्विचार के लिए उसको वापस भेज सकता है, और फिर पुनर्विचार करके अगर कैबिनेट वही प्रस्ताव उसके समक्ष उपस्थित करवा देती है, उसके सामने प्रस्तुत कर देती है, तब उस प्रस्ताव को मानना उसका दायित्व बन जाता है, उसी के अनुसार उसको काम करना है। तो ये पूरा का पूरा अगर हम फंक्शन देखते हैं तो सीधी सी बात आती है कि राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक प्रधान है और वास्तविक प्रधान जो है वो कौन है? प्रधानमंत्री। तो हम लोग थोड़ा सा पहले उस वास्तविक प्रधान की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या काम वो कर सकता है, मीन्स प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और कैबिनेट, ये क्या काम कर सकता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प क्यों कहा जाता है, या राष्ट्रपति पद की ज़रूरत फिर क्या है। आखिर जब उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है तो फिर एक भारी भरकम पोस्ट हम क्यों रखें। तो इस विषय पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वास्तविक प्रधान कौन है? मंत्रिपरिषद है और प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद सबसे मेन पावर है, सबसे जितना भी पावर है वो वेस्ट इसमें कर रहा है, इसी में सारी की सारी शक्तियां निहित है। पूरे प्रशासन को चलाने का जो शक्ति है वो इसी पोस्ट में निहित है। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है, सबसे पहला प्रावधान यह है, आर्टिकल 74 में अनुच्छेद 74 इस बात का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। नियुक्त करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। कैसे नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये कहीं भी ये नहीं कि कही गई है कि किसे वो नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, और दूसरी जो व्यवस्था है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो जो अन्य मंत्री होंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि ये सलाह का
यहाँ पर सलाह का है, यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो वो अपने पसंद के किसी उसको मत ही करो, इसको एडजस्ट कर लीजिए चंदन। हाँ, तो अब किसकी नियुक्ति करेगा वो? किसी को उठा के थोड़ी, किसी रोड पे चलते हुए आदमी को उठा के थोड़ी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर वो बैठा सकता है। पावर तो उसको दिया गया है। यहाँ पर कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे संविधान में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। तो आता है कि हम कहाँ से इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट लोकसभा में जो निम्न सदन है, उस निम्न सदन का जो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसे हम प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। करते हैं जनरली जो चला रहा है। ये कहाँ का फंक्शन है? क्यों हम इस फंक्शन को मान रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो कहीं जिक्र है ही नहीं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर उठा बेयर एक्ट लीजिएगा उसका, तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बहुमत दल के प्राप्त नेता को प्राइम मिनिस्टर। केवल एक ही वर्ड यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो फिर कहाँ से आया ये चीज़? क्यों उसी को नियुक्त करता है और किसी को क्यों नहीं करता है? तो दो प्रोविज़न यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है। और ब्रिटेन में ये कन्वेंशन है, ब्रिटेन में ये परंपरा बनी रही है कि वहाँ पर जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, जो लोअर हाउस में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, किंग उसी को या क्वीन उसी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। और वही परंपरा हमने भी फॉलो किया है कि जो निम्न सदन में, लोअर हाउस में जिस दल को बहुमत होगा, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही हम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। ब्रिटिश कन्वेंशन को हम फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश कस्टम को, ब्रिटिश परंपरा को हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात आती है, ये आगे हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होगा वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो इस दोनों बात को अगर हम मिला के पढ़ते हैं तो वहाँ से यही बात सामने आती है कि प्रधानमंत्री जब कभी भी होगा या मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य होंगे वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और दूसरी बात ये आती है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तीसरी बात कि उनका लोकसभा का मतलब किसी संसद के किसी हाउस का मेंबर होना उनके लिए अनिवार्य है। अगर वो नियुक्त होने के समय मेंबर नहीं है तो 6 महीना के भीतर उनको संसद का सदस्य होना है, चाहे वो किसी भी हाउस के सदस्य बने, लोकसभा के बने या राज्यसभा के बने। तो 6 महीना के अंदर उनको संसद का सदस्य होना जरूरी होता है। तो ये 3 बात को अगर हम लेके चलें तब समझ में आती है कि हाँ, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होगी वो सदस्य, उनका विधानमंडल का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है, उनका संसद का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। सेम यही फीचर अगर आप देखेंगे तो राज्यों में भी यही फीचर अपनाया जाता है। मुख्यमंत्री की भी वही स्थिति, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की भी वही स्थिति है जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की केंद्र सरकार में है। बातें समझ में आ रही है? तो पहला चीज़ क्या होगा 74 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। अब अगला चीज़ आता है कि काम कैसे करेगा। 74 में ही दूसरा प्रोविजन जो रखा, एक तो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया गया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। दूसरा प्रावधान यह रखा गया कि आखिर ये जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री बनाया गया है इसको नियुक्त करेगा तो इससे वो काम क्या लेगा। तो प्रारंभिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था थी वह यह व्यवस्था थी कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह पर सलाह से कार्यों का निर्वहन करेगा। अब यहाँ पर एक विवाद उभर के आया जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दोनों
कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भी रहे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी मेंबर रहे थे। लेकिन जब हिंदू कोड बिल पास हुआ और उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया उनके हस्ताक्षर के लिए, उनके मंतव्य के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम मंत्रिमंडल, यहाँ पर लिखा गया है सलाह, राष्ट्रपति जो कोई भी काम करेगा वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये सलाह कहीं से भी बाध्यकारी नहीं है। ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मंतव्य था। वो भी संविधान सभा के अध्यक्ष ही थे। अध्यक्ष होने के कारण ही राष्ट्रपति पहली बार बने थे, बाद में उनका फिर इलेक्शन हुआ। तो जब इस तरह की बातें सामने आई, कुछ दिनों तक तो ये बात चलती रही, लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट किया जाता है श्रीमती गांधी के द्वारा या कांग्रेस की सरकार के द्वारा, जब 42nd अमेंडमेंट किया जाता है, 42वां संशोधन जब किया जाता है, तो यहाँ पर एक चीज़ जोड़ दिया जाता है 42वें संशोधन के बाद कि यह जो सलाह है, ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। बाध्यकारी हो जाएगा मीन्स कि राष्ट्रपति कोई भी काम इसी सलाह से बंध के करेगा, इससे अलग हटके, इससे परे हटके, इससे इतर हटके वो नहीं कर सकता है। ये जो सलाह देगा मीन्स प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कुछ भी एडवाइस देगा, वो एडवाइस मानना उसके लिए ज़रूरी है। वो इसी सलाह के अनुसार काम करेगा, इस एडवाइस से अलग हटके वो कोई अपना व्यू नहीं रख सकता है, वो कोई अपना काम नहीं कर सकता है। तो इस समय चूंकि स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, फिर 44th अमेंडमेंट होता है। और 44th संशोधन के बाद यहाँ पर जोड़ा जाता है कि पुनर्विचार के लिए एक बार वो भेज सकता है। उसके बाद से कर दिया जाता है कि इस विषय पर पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन अगर वो पुनर्विचार करके फिर उसी प्रपोजल को वो भेजता है या किसी प्रकार का अमेंडमेंट करके उस प्रपोजल को भेजता है, तो दूसरी बार राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। तो अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है, स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि राष्ट्रपति अपने इच्छा से कुछ नहीं कर सकता है। जो कुछ भी करना है सर्वोपरि जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट जो भी कह लीजिए, वो महत्वपूर्ण है, उसका सलाह महत्वपूर्ण है। अब क्या आता है, इसी दौरान एक वो बोम्मई केस आया था। एसआर बोम्मई के केस में कुछ राज्य और केंद्र के बीच क्या संबंध होना चाहिए, उसी को डिफाइन करते करते सर्वोच्च न्यायालय ने एक इसमें निर्देश पारित किया। वो यह कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया गया है, जो सजेशन दिया गया है मंत्रिमंडल के द्वारा, उस सजेशन को कोई भी न्यायालय नहीं जांच सकती है। वो सजेशन में क्या बातें कही गई है उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी गई, जो सजेशन दी गई, उस सजेशन में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसको न्यायालय नहीं जान सकता है कि क्या वो किया। तो न्यायालय ने भी एसआर बोम्मई केस में कहा कि ठीक है, हम उस सजेशन में क्या किया गया उसको हम नहीं, उसको जांच करने का अधिकार नहीं है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिस सामग्री के आधार पर सजेशन दिया गया है, जिस मैटर के आधार पर वो सजेशन दिया गया है, उस मैटर को इंक्वायर कर सकता है, उस मैटर में वो हस्तक्षेप कर सकता है। न्यायालय जिन सामग्रियों के आधार पर मंत्रिमंडल सजेशन दे रही है, जिन मटेरियल के आधार पर कुछ निर्णय ले रही है और सजेशन दे रही है, तो उस निर्णय लेने की प्रक्रिया को, उस सजेशन लेने की प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी बातें हुई हैं उसको वो जांच कर सकता है। लेकिन क्या सजेशन दिया, इसकी औचित्य या अनौचित्य पर वो विचार नहीं करेगा, उसके रिलीवेंसी एंड इरिलीवेंसी पर वो विचार नहीं करेगा। लेकिन वो उस मटेरियल को चेक जरूर कर सकता है जिसके आधार पर यह सजेशन दिया गया है। और दूसरा चीज कहा कि सलाह, जो भी सलाह दिया गया, जो भी एडवाइस दिया गया,
वह एडवाइस रिलेवेंट है या नहीं है, वह एडवाइस सुसंगत है या नहीं है, इस विषय पर भी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। न्यायालय चाहे तो उस विषय का भी रिव्यू एक बार कर सकता है। ठीक है। अब इसी रिव्यू के अंतर्गत देखिए, कल हम लोग डिस्कस किए थे पार्डनिंग पावर में, इम्प्रूव वाला केस डिस्कस किए थे। क्या हुआ था वहां पर? क्या लास्ट क्लास में हम इम्प्रूव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस डिस्कस किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि पार्डनिंग पावर का वहाँ पर जाति राजनीतिक स्थिति के आधार पर इस्तेमाल किया गया था। तो जनरल प्रोविज़न क्या है कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन जब वो उस पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एडवाइजरी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ वो बायस्ड है, वो किसी न किसी आधार पर, धर्म के आधार पर या राजनीति के आधार पर या किसी भी आधार पर वहाँ पर बायसनेस किया जा रहा है, वहाँ पर निष्पक्षता नहीं बरती जा रही, वहाँ पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर काम किया जा रहा है, इम्पार्शियल एक्टिविटी नहीं रही है मंत्रिमंडल की, तो सर्वोच्च न्यायालय वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है। वहाँ देख सकता है कि हाँ आखिर किस आधार पर ये निर्णय लिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति खुद से तो पार्डन नहीं देता है। पार्डन कौन देता है? मुख्य रूप से पार्डन कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है। गृह मंत्रालय देता है, पहले शुरुआती काम जो होता है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल के कैबिनेट की मीटिंग में उसको अप्रूव करवाया जाता है, जो जनरल प्रोविजन है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो पार्डनिंग का मूल रूप से वो काम किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा, लेकिन नाम किसका दिया जाता है? कि राष्ट्रपति का दिया जाता है कि राष्ट्रपति पार्डन कर रहे हैं, राष्ट्रपति उसको क्षमा कर रहे हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप नहीं लिखिएगा कि गृह मंत्रालय देता है, आपको लिखना है कि राष्ट्रपति ही देता है। लेकिन फंक्शन जो चलता है, जो फंक्शन होता है, वो मूल रूप से फंक्शन गृह मंत्रालय के द्वारा होता है। तो यहाँ से एक रास्ता बनता है, बम्बई केस से ये रास्ता बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय उस प्रक्रिया को देख सकता है। उसको हम आगे के जजमेंट में भी देखते हैं कि जैसे इम्प्रूव वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज किया, पार्डन देने के का जो प्रक्रिया अपनाया गया था वो प्रक्रिया पूरी तरह से बायस्ड था और इस कारण से उसको खारिज कर दिया। तो अगर क्लियरली आप देखते हैं तो क्या देखते हैं कि मूल अधिकार, मैक्सिमम जो अधिकार है वो अधिकार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 75 में, इससे संबंधित क्या क्या प्रोविजन रखा गया है। सबसे पहले कि मंत्री हमारे यहाँ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कैबिनेट होता है, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होता है या हम क्या समझते हैं इन लोगों से? कैबिनेट में कौन मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं और उप मंत्री कौन होते हैं? जैसे देखिए, जितना भी महत्वपूर्ण कैबिनेट का जो संकल्पना है, ये भी ब्रिटिश संकल्पना है। ब्रिटिश सिस्टम में, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में या ब्रिटिश
कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में जो वहाँ के वरिष्ठतम मेंबर्स होते थे, वरिष्ठतम सदस्य जो मिनिस्ट्री के होते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता था। हमारे यहाँ कैबिनेट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया कि कैबिनेट में कौन शामिल होंगे, कौन शामिल नहीं होंगे। तो एक होता है सबसे पहला चीज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने मंत्री होंगे, जितने भी मंत्री ने शपथ लिया, वो सारे के सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। उस मंत्रिपरिषद के सदस्य में जिनको बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट दिया गया है, जो महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण विभाग वाले मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर कहे जाते हैं, वो कैबिनेट के सदस्य कहे जाते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि राज्य मंत्री का जब बात आता है तो राज्य मंत्री किसी भी डिपार्टमेंट का अगर स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से उनको शासन करने का प्रभार दे दिया जाता है तो उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जैसे रेल में ही रेल कैबिनेट मंत्री भी होते हैं और फिर उस वहाँ पर राज्य मंत्री के रूप में भी रेल में दिया जाता है कि आप कुछ मैटर है जिसको आप वो देख सकते हैं इंडिपेंडेंटली। उसी तरह गृह में भी होता है। गृह डिपार्टमेंट का एक गृह मंत्री जो होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा उसका बाकी मैटर देखने के लिए इंडिपेंडेंट रूप से कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स को, कुछ कुछ विभागों को देखने के लिए अलग से एक राज्य मंत्री बना दिया जाता है जो राज्य मंत्री का काम देखते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं। किसी भी मंत्रालय में अगर उनको इंडिपेंडेंट कुछ काम सौंपा जाता है तो वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं। इनके और कैबिनेट में यही अंतर होता है कि इनको कैबिनेट के मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता है। ये अल्प दर्जा होता है, उनसे थोड़ा सा अल्प दर्जा होता है, लेकिन सैलरी जो होती है दोनों की इक्वल होती है। और तीसरा जो आता है उप मंत्री आता है ना, कभी कभी देखते होंगे उप प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं ना। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे तो उप प्रधानमंत्री थे। उप मंत्री का कोई पोस्ट नहीं होता है, डिप्टी मिनिस्टर का कोई पोस्ट नहीं होता है। ये केवल सहायता करने के लिए होते हैं। जो भी उस डिपार्टमेंट के प्रमुख मंत्री हैं उस मंत्री की सहायता करने के लिए इनका पोस्ट रखा जाता है। इनका कोई काम संविधान में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसी को बनाया गया और उपराष्ट्रपति भारत के बने, है ना। दोनों तो उप है, उपराष्ट्रपति भी है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? मूल जो अंतर है कि राष्ट्रपति के एब्सेंस में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा, लेकिन कभी भी डिप्टी जो मिनिस्टर होगा तो डिप्टी मिनिस्टर को ये अधिकार नहीं है कि वो उस डिपार्टमेंट का अगर मिनिस्टर किसी भी कारण से पद को रिक्त करता है तो उस पद पे स्वयं वो चला जाए। वो उपराष्ट्रपति के साथ बंधा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट के साथ बंधा हुआ है कि वो प्रेसिडेंट का काम करेगा, लेकिन उप प्रधानमंत्री कभी भी प्रधानमंत्री का जगह नहीं ले सकता है। ये ध्यान रखेंगे। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे 3 तरह के मंत्री होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अब आता है कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। 15%। पहले क्या था कि कितनी भी संख्या हो सकती थी मंत्रियों की, लेकिन किस अमेंडमेंट के द्वारा? 91st अमेंडमेंट के द्वारा 91वां संशोधन के द्वारा कब का है ये? 2003। चंदन को बुलाइए तो थोड़ा।
चंदन को भेजिए तो।